हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अरविंद कुमार कुशवाहा। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं। इसे नियामक ज्यामिति भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक्सिस के बारे में सीखते हैं, अक्ष के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है दो सरल रेखा है, एक है एक्स ओ एक्स डैश, दूसरा है वाई ओ वाई डैश। यह दोनों एक दूसरे को कहाँ करता है? बिंदु ओ पर करता है। तो यही लिखा गया है कि सरल रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हो तो जो यह रेखा बना एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। यानी पूरा लाइन यहाँ से यहाँ आगे तक क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष कहलाएगा। और यह जो रेखा है सरल रेखा वाई ओ वाई डैश, इसको कहते हैं वाई अक्ष। और जिस बिंदु ओ पे यह क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यही लिखाया गया है। और एक्स अक्ष को भी दो भाग में बांटते हैं हम लोग। इधर वाला जो भाग है उसको कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, इधर वाले भाग को कहते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। यही लिखा गया है कि इधर वाला भाग धनात्मक एक्स अक्ष, इधर वाला भाग ऋणात्मक एक्स अक्ष। और यह ऊपर वाला जो पूरा वाई अक्ष है, तो ऊपर वाला भाग जो होता है धनात्मक वाई अक्ष और नीचे वाला भाग होता है ऋणात्मक वाई अक्ष। तो हम लोगों ने अक्ष के बारे में पढ़ा। तो दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक दूसरे को यहाँ आपको इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। और दूसरा देखिए चतुर्थांश, यानी इसको पाद कहते हैं। क्वाड्रेंट क्या है? तो जब ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो यह चार भाग में आपका जो तल है वह बढ़ जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, यानी उसको पाद कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। उसके बाद आते हैं बिंदु के बारे में। तो बिंदु को ऐसे सूचित करते हैं, संकेत है। और बिंदु में क्या करते हैं? एक ए कॉमा बी लिखे हैं, यहाँ कोई बिंदु पी है, तो जो पहले वाला भाग होता है उसको कहते हैं एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक, इसको हम भुज भी कहते हैं। और दूसरा वाला जो भाग है उसको कहते हैं वाई निर्देशांक या वाई नियामक, इसको क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। जैसे कि कोई बिंदु है 5,4 है, तो 5 वाला भाग कहलाएगा, पहले वाला भाग कहलाएगा एक्स नियामक और बाद वाला भाग कहलाएगा वाई नियामक। इसको भुज और इसको कोटि भी कहते हैं। वही देखिए इसके बाद देखते हैं जो अक्ष होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका समीकरण। तो एक्स अक्ष जो होता है उसका समीकरण होता है y बराबर 0, यानी एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। वैसे ही y अक्ष का जो समीकरण होता है x बराबर 0, इसका मतलब यह हुआ कि y अक्ष के किसी भी बिंदु पर x नियामक क्या होता है? 0 होता है। अब पांचवा नंबर देखते हैं कि चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं। तो पता है आपको, इधर धनात्मक एक्स अक्ष है, इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष है, धनात्मक वाई अक्ष है, ऋणात्मक वाई अक्ष है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु होता है तो दोनों प्लस होता है, यानी एक्स नियामक भी प्लस, वाई नियामक भी प्लस में रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ धनात्मक एक्स अक्ष है, धनात्मक वाई अक्ष है, तो इधर वाला जो बिंदु होगा, कोई भी इसमें बिंदु लीजिएगा तो दोनों क्या आएगा? धनात्मक आएगा। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश में होता है तो इधर एक्स नियामक ऋणात्मक होगा और वाई नियामक धनात्मक होगा, तो इसको लिखते हैं माइनस और प्लस। यह दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह है। तीसरे में देखिए एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस और ये भी माइनस। चतुर्थ में क्या होता है? एक्स प्लस है, इधर वाई माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस। यह याद रखिएगा कि पहला में क्या होता है? दोनों प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, दूसरा में माइनस प्लस, चौथा में क्या होता है? प्लस और माइनस। जैसे बिंदु पूछ देगा कि 2,5 किस चतुर्थांश में है, तो ये दोनों धनात्मक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम में है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा जैसे √3,7/2 किस चतुर्थांश में है, तो यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। -5,6 पहला एक्स निर्देशांक माइनस, वाई निर्देशांक प्लस है, तो किसमें हो जाएगा? द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। वैसे ही दोनों माइनस है, जैसे -7/2, 5√5 माइनस में, तो जब दिखाई दे रहा है दोनों ऋणात्मक है, वैल्यू कुछ भी हो, यह किसमें हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। वैसे ही देखिए 8, -4, यह प्लस और यह माइनस, तो किसमें हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा आपको। तो बिंदु का जो चतुर्थांश है वो इस चिन्ह के द्वारा देख सकते हैं।
है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु कैसे होता है। इधर धनात्मक एक्स अक्ष है 1 2 3 4, इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष है, इधर धनात्मक वाई अक्ष है, इधर ऋणात्मक वाई अक्ष है। और देखिए एक्स अक्ष पर जब कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसका वाई नियामक हमेशा 0 रखते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो वाई नियामक क्या रखेंगे 0। वैसे ही वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो उसका एक्स नियामक क्या रखते हैं 0 रखते हैं। जैसे मान लीजिए यह बिंदु क्या होगा, तो एक्स निर्देशांक कितना है 2 है, और वाई ऊपर जाएगा तो ना 1 2 3 जाएगा, नीचे आएगा तो -1 -2, और एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है तो 2,0 यह बिंदु दिखाएगा। यह बिंदु कितना है तो 4,0, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। यह बिंदु कितना होगा तो x -3, और एक्स अक्ष पर है तो y कितना होगा 0। अब देखिए y अक्ष पर बिंदु लेते हैं, जैसे कि यह कितना होगा तो x निर्देशांक 0 है और y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह कितना होगा तो 0,2, चूंकि y अक्ष पे है तो x निर्देशांक कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। यह बिंदु कितना होगा तो 0,-1। यह बिंदु कितना होगा तो 0,-3, यानी y अक्ष पर x 0 रखते हैं और x अक्ष पर y का मान 0 रखते हैं। अब जैसे कि ये तो अक्ष वाले बिंदु को समझ गए, अब चतुर्थांश में बिंदु हो तो कैसे लिखते हैं। जैसे कहता है निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शावे, तो 4,2 लिखना है, तो पहले वाला x बाद वाला y नियामक होता है, तो x प्लस में है तो इधर जाएंगे 4, और y प्लस में है तो ऊपर y प्लस में है ना, तो 4 से हम लंबवत जाते हैं कब तक जब तक y 2 आ जाए, तो यही बिंदु जो होगा वह कितना होगा 4,2 को दिखाएगा ये बिंदु। आप इधर से भी आ सकते हैं, पहले y पर 2 जाइए, उसके बाद x की ओर 4 तक जाइए, यही बिंदु हो जाएगा। -3,1 को दिखाना है तो x -3 यहाँ है, y +1 यहाँ है, तो बिंदु यहाँ होगा। तो यहाँ जाइए x पे -3 और तब तक जाते रहिए जब तक कि y 1 के बराबर नहीं आ जाए, तो यही 1 के बराबर है, तो यह बिंदु कितना हो जाएगा -3,1। वैसे देखिए -3,-2 है तो x -3 है y -2 है, तब तक जाएंगे नीचे जब तक y -2 के सामने नहीं आ जाए, तो यही बिंदु कितना हो जाएगा -3,-2। फिर 5,4 को दिखाना है, तो देखिए x पर जाइए 5 और y पर जाइए -4, तो ऐसे और ऐसे, तो यह आपको जो बिंदु होगा वह कितना होगा 5,-4, ठीक है। उसके बाद 3,-2 दिखाना है, तो x 3 जाइए और y को -2 तक ले जाइए ऐसे, तो यही कितना हो जाएगा 3,-2, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई बिंदु दिया रहेगा, कहेगा x अक्ष से दूरी क्या है या y अक्ष से दूरी क्या है, तो बिंदु P का x अक्ष से दूरी, तो P का x अक्ष से दूरी यही नु है, दूरी का मतलब लंबवत दूरी, तो कोई बिंदु x, y है तो उसका बोलेगा x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी का मतलब क्या हुआ y निर्देशांक के बराबर। यह दूरी चूंकि x, y है तो यह x होगा, यह कितना होगा y होगा। अब देखिए अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y निर्देशांक के बराबर, y अक्ष से दूरी पूछता है इसका, यह दूरी तो y तो किसके बराबर होगा x के बराबर होगा, तो यही हो जाएगा x। तो यानी बिंदु P का x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक के बराबर, y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक के बराबर। अगर यह बिंदु जैसे कि 5,4 बोलता है कि x अक्ष से दूरी कितना होगा तो y के बराबर, तो 4 होगा। अगर यही माइनस में रहता, कहता कि y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो y अक्ष की दूरी x के बराबर होता है, लेकिन दूरी धनात्मक लेते हैं तो माइनस को हटा देंगे, केवल क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में हम लोग दो बिंदु लेते हैं, एक a है एक b है। a का निर्देशांक है x1 y1, b का निर्देशांक है x2 y2। तो कहता है बिंदुओं a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं ab। क्या लिखते हैं ab लिखते हैं, और यह ab का जो फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ab बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोनों में से किसी एक का यूज कीजिए। अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो और दूसरा कोई बिंदु P x, y हो, तो बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से जो दूरी होगा उसको लिखेंगे OP, और यह किसके बराबर होगा
x2 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, और x में जीरो गया तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो तो यह जो दूरी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए विभाजन सूत्र, अब दो बिंदु है ए और बी, इस दोनों बिंदु को एक बिंदु P है जो x, y है, m अनुपात n के अनुपात में अंत विभाजित करता है। यानी a से P अनुपात P से B क्या है, m अनुपात n है। a से P अनुपात P से B क्या है, m अनुपात n है। अर्थात AP बटा PB अगर m बटा n हो तो बोलेंगे कि हाँ बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो इस स्थिति में बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, देखिए तो P का x निर्देशांक होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n, और वैसे ही y निर्देशांक होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n। तो यही लिखा गया है कि यदि बिंदु P रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंत विभाजित करता है हो तो जो x होगा बिंदु P का वह mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y निर्देशांक होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, और इसको बिंदु के रूप में लिख सकते हैं तो यह और यह। वही मध्य बिंदु सूत्र देखिए, दो बिंदु है a और b, तो इसका निर्देशांक दिया है x1, y1, इसका निर्देशांक है x2, y2। अगर बिंदु M रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसके मिडल में स्थित है, तो इसका x जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसको बिंदु के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि M बिंदु x1 जो x2 बटा 2, y1 जो y2 बटा 2। अब त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है और केंद्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। माध्यिका का मतलब है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह माध्यिका होती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा हुई वह क्या हुआ, माध्यिका। जैसे त्रिभुज एबीसी है तो इस मान लीजिए भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, इस भुजा का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो ए से डी को मिला दीजिएगा तो यह माध्यिका कहलाएगा। फिर वैसे ही एसी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई है तो बी से ई को मिला दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। फिर एबी का मध्य बिंदु मान लीजिए एफ है तो इसका मध्य बिंदु क्या है, एफ है, तो सी और एफ को मिला दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो त्रिभुज में तीन माध्यिका होता है, और जो तीनों माध्यिका होता है वह तीनों एक बिंदु से होकर गुजरता है। तो जिस बिंदु पे ये तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है हुआ गुजरता है वह बिंदु जो होता है त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह बिंदु केंद्रक हो गया, और केंद्रक को हम लोग जी से सूचित करते हैं, और तीन माध्यिका एडी बीई और क्या बन गया, सीएफ बन गया। तो त्रिभुज की माध्यिका समझ गए कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तीन माध्यिका होते हैं और तीनों माध्यिका एक बिंदु से गुजरती है, कहेंगे कि तीनों माध्यिका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, बोलता है केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 कर देंगे तो आपको केंद्रक का निर्देशांक मिल जाएगा। अब देखिए केंद्रक जो होता है वो केंद्रक वह माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। याद रखिएगा कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है, यानी एजी बटा जीडी जो होगा 2:1 होगा। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, यह शीर्ष ए है, यह शीर्ष बी है, यह शीर्ष सी है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए कैसे याद कर सकते हैं, तो 1/2 x1
1 2 3 याद रखिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो 1/2 x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2, यानी इस 1 2 3 से याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए संरेखी बिंदु क्या होता है, या संरेख बिंदु भी कहते हैं इसको। तो दो बिंदु तो हमेशा एक रेखा पर होता है तो यह संरेख होता है। तो 3 या 3 से अधिक वैसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो, 3 या 3 से अधिक वैसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो क्या कहलाती है, संरेख बिंदु कहलाती है या संरेखी बिंदुएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है बिंदु ए बी सी एक ही रेखा पर है तो संरेखी है। यहाँ पी क्यू आर एस एक ही रेखा पर है तो बोलेंगे क्या है, संरेखी है। तो संरेखी सिद्ध करने के लिए अभी 10वां तक में आपको दो थ्योरम का यूज, सॉरी दो थ्योरी चाहिए। बोलेगा दूरी सूत्र से सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखी है। एक त्रिभुज वाला से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि बिंदु संरेखी है। तो 3 बिंदु दिया है ए बी सी, कहता है कि दूरी सूत्र से बताइए कि यह संरेखी है। तो क्या करेंगे, दो छोटी दूरियों का योग अगर बड़ी दूरी के बराबर है तो बोलेंगे कि बिंदु क्या है, संरेखी है। जैसे कि ए बी सी बिंदु दिखाई दे रहा है, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाए, ए सी, तो बोलेंगे बिंदु ए बी सी क्या है, संरेखी होंगे। यह दूरी सूत्र से। और एक त्रिभुज के फॉर्मूला से अगर बिंदु संरेखी हो जाएगा, मान लीजिए 2 3 बिंदु दिया है, संरेखी होगा 1 2, अगर एक ही रेखा पर हो जाएगा तो यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए और क्षेत्रफल 0 आता है तो बोल देंगे बिंदु क्या है, संरेखी है। या अगर 3 बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक दिया हुआ है, बोलता है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हो, तो संरेखी हो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 0। तो यही 1/2 इतना बराबर 0 कीजिएगा तो 2 इधर खत्म हो जाएगा। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कब, जब यह तीनों बिंदु संरेखी हो तब। तो यह भी फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु संरेखी होगा यह भी याद रखिएगा कंडीशन, और केंद्र का भी कंडीशन याद रखिएगा। अब आगे हम लोग कुछ नॉर्मल बात देखते हैं जिससे पता चलेगा, जैसे दूरी सूत्र सिद्ध करने में आपको आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या वर्ग का शीर्ष है या आयत का शीर्ष है या समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। उसके लिए कुछ नोट्स देखिए। देखिए कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। सिद्ध करना होगा क्वेश्चन आपको कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अगर वहाँ दूरी सूत्र से तीनों दूरी निकालते हैं, तीनों भुजा की लंबाई निकालते हैं, तीनों भुजा की लंबाई अगर बराबर है तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अगर किसी दो भुजा की लंबाई बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, किसी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है तो वह विषमबाहु त्रिभुज। संपूर्ण त्रिभुज सिद्ध करना हो तो किसी दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो बोल देंगे समकोण त्रिभुज है। वहीं अगर सिद्ध करना चतुर्भुज में पूछेगा आपको कि सिद्ध कीजिए वर्ग के शीर्ष है या आयत के शीर्ष है 4 बिंदु, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर ए बी बराबर डी सी है, बी सी बराबर ए डी है और विकर्ण बराबर नहीं है तो यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो कौन सा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है विकर्ण इसके। और यही अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी क्या हो, बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो बोलेंगे आयत है। चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर है तो यह वर्ग बन जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण एसी का जो मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करता है ना। और लास्ट एक और थ्योरी का काम होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना
दूसरा विकर्ण। इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। यह क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ आपको निर्देशांक ज्योमेट्री का टोटल थ्योरी खत्म हुआ। थैंक यू।